आज का विषय एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इंडिजिनस पीपुल, स्वदेशी लोगों का मानवविज्ञान। आपके साथ आज की परिचर्चा इन महत्वपूर्ण शीर्षकों पर आधारित है, जिसमें भारत के स्वदेशी लोग और स्वदेशी लोगों का वर्गीकरण। इन शीर्षकों पर आज की परिचर्चा हमें करनी है। सर्वप्रथम हमें जानना होगा कि आदिवासी भारतीय उपमहाद्वीप की जनजातियों के लिए एक सामूहिक शब्द है, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वे द्रविड़ और इंडो आर्यन से पहले भारत के मूल निवासी थे। ये भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी माने जाने वाले विभिन्न जाति समूहों में से किसी एक को संदर्भित करता है। इस तरह लोक मान्यता के अनुसार स्वदेशी का अर्थ विदेशी नहीं होना, ना होकर देशज होना है, इंडिजिनस। क्योंकि स्वदेशी होकर भी भौतिक जीवन के हर रूप, रंग और ढंग से पूरी तरह विदेशी यानी परावलंबी होते हैं। जो विदेशी ना होकर स्थानीय है, मूल जड़ों के आसपास है, लोक समाज में पले बढ़े, खड़े, रचे बसे, वे सब देशी हैं। 104 मिलियन से अधिक भारतीय या देश की 8.6%, 8.6% आबादी संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त और संरक्षित अनुसूचित जनजाति स्वदेशी समुदायों से संबंधित है, जो प्रमुख भारतीय सामाजिक पदानुक्रम से बाहर है। जैसा कि माना जाता है कि भारत के मूल निवासी विभिन्न स्वदेशी या पूर्व द्रविड़ आदिवासी समूह हैं, जो हजारों वर्षों से भारतीय उपमहाद्वीप में निवास करते हैं, रहते हैं। इन समूहों को सामूहिक रूप से भारत में आदिवासी, वनवासी या अनुसूचित जनजाति आदि नामों से जाना जाता है। हमें ये समझना होगा कि देश में जो भी विकास अभी तक हुआ है, वो वास्तव में स्वदेशी के आधार पर ही हुआ है। कुल पूंजी निवेश में विदेशी पूंजी का हिस्सा 2% से भी कम है, और वो भी गैर जरूरी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश जाता है। आज चिकित्सा के क्षेत्र में भारत दुनिया का सिरमौर देश बन चुका है। इसके लिए जिम्मेदार विदेशी पूंजी नहीं, बल्कि भारतीय डॉक्टरों की उत्कृष्टता है। आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जो पूरी तरह से भारतीय प्रौद्योगिकी के आधार पर विकसित हुआ है, उसने दुनिया में, विश्व में
अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। आज दुनिया के जाने माने देश भी अपने अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने के लिए भारतीय पीएसएलवी का सहारा लेते हैं। सामाजिक क्षेत्र में आणविक विस्फोट कर भारत पहले ही सामरिक क्षेत्र में आणविक विस्फोट कर भारत पहले ही दुनिया को अचंभित कर चुका है। उधर अग्नि प्रक्षेपास्त्र का निर्माण हमारे शत्रुओं को, हमारे दुश्मनों को दहला रहा है। हमें ये समझना होगा कि देश में जो भी विकास अभी तक हुआ है वो वास्तव में स्वदेशी के आधार पर ही हुआ है। विदेशी पूंजी का हिस्सा 2% से भी कम है। भारतीय प्रौद्योगिकी के आधार पर विकसित हुआ है। जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने दुनिया में अपनी कामयाबी के, जैसे कि मैंने बताया, कि झंडे गाड़ दिए हैं। आज दुनिया के जाने माने देश भी अपने अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने के लिए भारतीय पीएसएलवी का सहारा लेते हैं। दुनिया भर में भारत के वैज्ञानिक, डॉक्टरों और इंजीनियरों ने, चिकित्सकों ने और अभियंताओं ने अपनी धाक जमा रखी है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद, आयातों पर निर्भरता बढ़ने के बावजूद हमारे निर्यातों में वृद्धि नहीं हो रही है। लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की अथक परिश्रम, अथक मेहनत के कारण हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के बढ़ते निर्यात सरकार की गलत नीतियों के बावजूद देश को लाभान्वित कर रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में हमारी प्रगति किसी भी दृष्टिकोण से विदेशी निवेश और भूमंडलीकरण के कारण नहीं, बल्कि हमारे संसाधनों, हमारे वैज्ञानिकों और उत्कृष्ट मानव संसाधनों के कारण हो रही है। अभी भी समय है कि सरकार विदेशी निवेश के मोह को त्याग कर स्वदेशी यानी स्वदेशी संसाधन, स्वदेशी प्रौद्योगिकी और स्वदेशी मानव संसाधनों के आधार पर विकास करने की मानसिकता अपनाए। आज जब अमेरिका और यूरोप सरीखे सभी देश भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, तब भारत में स्वदेशी के आधार पर आर्थिक विकास ही एकमात्र विकल्प है। यह अनुमान है कि दुनिया भर के कुछ 90 देशों में 476 मिलियन से अधिक स्वपहचाने गए स्वदेशी लोग हैं। स्वपहचाने यानी अपनी पहचान से, लेकिन बहुत बार उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उनकी आवाज अनसुनी रह जाती है। स्वदेशी लोगों को सदियों से उनकी भूमि, क्षेत्रों और संसाधनों से बेदखल कर दिया गया है और परिणाम स्वरूप अक्सर अपने जीवन के तरीके पर नियंत्रण खो दिया है। दुनिया भर में वे 6% आबादी के लिए जिम्मेदार हैं। 6% आबादी के लिए वो जिम्मेदार हैं, लेकिन अत्यधिक गरीबी में रहने वाले 18% से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अत्यधिक गरीबी में निवास करने वाले 18% यानी 18% भी अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन में स्वदेशी लोगों की विशेष भूमिका है। आज उनका गहन और विविध और स्थानीय रूप से निहित जो ज्ञान दुनिया को जलवायु परिवर्तन के परिणामों के अनुकूल होने और कम करने में सहायता कर सकता है, इन सब चीजों को हमें देखना होगा। स्वदेशी लोगों के पास स्थायी आजीविका प्रथाओं में लंगर डाले हुए अद्वितीय खाद्य प्रणालियां हैं जो उनके क्षेत्रों के विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र के अनुकूल है। स्वदेशी महिलाएं विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता के प्रबंधक के रूप में अप्रयुक्त क्षमता से भरी हुई है। वे सांस्कृतिक विविधता कल्चरल डाइवर्सिटी के संरक्षक हैं और संघर्ष समाधान में शांति के दलाल हैं। ये तस्वीर, ये चित्र आपके सामने इसी चीज को दर्शा रहा है। 2007 के बाद से स्वदेशी पीपुल्स या स्वदेशी लोग, इंडिजिनस पीपुल्स असिस्टेंट फैसिलिटी IPF ने उन परियोजनाओं के लिए $50,000 तक के छोटे अनुदानों को वित्त पोषित किया। IPAF, जिसका फुल फॉर्म इंडिजिनस पीपुल्स असिस्टेंस फैसिलिटी, इसने उन परियोजनाओं के लिए $50,000 तक के छोटे अनुदानों को वित्त पोषित किया, जो स्वदेशी लोगों के समुदायों द्वारा उनकी विश्व दृष्टि और आकांक्षाओं के आधार पर उनकी भलाई में सुधार करने के लिए डिजाइन और कार्यान्वित की जाती है। 2009 में IFAD के कार्यकारी बोर्ड ने स्वदेशी लोगों के साथ जुड़ाव पर नीति को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्वदेशी लोगों के समुदायों के साथ IFAD की विकास प्रभावशीलता को बढ़ाना और उन्हें अपनी पहचान और संस्कृति पर निर्माण करके गरीबी को दूर करने के लिए सशक्त बनाना, हर संभव प्रयास करना कि गरीबी को मिटाया जाए। नीतिगत प्रतिबद्धताओं को कार्रवाई में बदलने के लिए IFAD में स्वदेशी लोगों, स्वदेशी पीपुल्स फोरम, स्वदेशी लोगों के संगठनों और संस्थानों, IFAD कर्मचारियों, सदस्यों और सदस्य राज्यों के बीच संवाद और परामर्श को बढ़ावा देता है। फोरम स्वदेशी लोगों, विशेष रूप से स्वदेशी महिलाओं और युवाओं के साथ IFAD के जुड़ाव के लिए रणनीतिक दिशा निर्धारित करने में सहायता करता है, मदद करता है। ये भागीदारी दृष्टिकोण IFAD स्वदेशी लोगों के संगठनों, स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच, स्वदेशी लोगों के मुद्दों पर अंतर एजेंसी सहायता समूह और स्वदेशी लोगों का समर्थन करने वाले
समान विचारधारा वाले संगठनों के बीच मजबूत और भरोसेमंद साझेदारी स्थापित करता है, बनाता है, उनके विश्वास को मजबूत बनाता है। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो 2022, उसका महत्व क्या है? ये दिन वार्षिक परियोजनाओं और घोषित विषयों पर आधारित गतिविधियों पर हुए अपडेट को साझा करने में, शेयर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कार्यक्रम आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग DESA द्वारा आयोजित किया गया था, जो 9 अगस्त 2022 को सुबह 9 बजे से 11 बजे EST तक एक आभासी सत्र की मेजबानी कर रहा था। यह आयोजन दुनिया के स्वदेशी समुदायों के वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा के लिए स्वदेशी लोगों, सदस्य राज्यों, संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं, नागरिक समाज और आम जनता को आभासी सत्र में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। अर्थात ये जो तिथि है 9 अगस्त 2009, हर वर्ष की जो 9 अगस्त की तिथि है, ये स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम से विख्यात हुआ, जिसकी कुछ झलकियां आपके सामने हैं। ये स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो 9 अगस्त को मनाया जाता है, इसमें नीचे नृत्य करते हुए, यानी अपना परंपरागत नृत्य करते हुए स्वदेशी लोग की फोटोज हैं और अपने अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे वो इस तरह से अपने को सजाते हैं, संवारते हैं। तो ये हमें याद रहना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। यद्यपि उनके पास अलग अलग रीति रिवाज, संस्कृतियां हैं, वे भी एक ही कठोर वास्तविकताओं का सामना करते हैं। अपनी पैतृक भूमि से बेदखली, अपनी संस्कृति, शारीरिक हमलों और द्वितीय श्रेणी के नागरिकों के रूप में उपचार को व्यक्त करने के अवसर से वंचित किया जा रहा है। स्वदेशी लोग अक्सर हाशिए पर होते हैं और देशों की कानूनी प्रणालियों में भेदभाव का सामना करते हैं, जिससे वे हिंसा और दुर्व्यवहार के प्रति और भी अधिक सेंसिटिव हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं। स्वदेशी मानवाधिकार रक्षक जो बोलते हैं, उन्हें धमकी और हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिसे अक्सर राज्य द्वारा समर्थित किया जाता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों पर शारीरिक रूप से हमला किया जा सकता है और केवल एक स्वदेशी लोगों से संबंधित होने के लिए मार दिया जा सकता है। स्वदेशी लोगों द्वारा अपनी सांस्कृतिक पहचान, कल्चरल आइडेंटिटी बनाए रखना या अपनी पारंपरिक भूमि पर नियंत्रण रखने के लिए शांतिपूर्ण प्रयास, जो अक्सर व बेशतर संसाधनों और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी से समृद्ध होते हैं।
जिन्होंने राजद्रोह या आतंकवाद के आरोपों को जन्म दिया है। अब जो इनमें भेदभाव की बात है कि इनका, तो उसका हमें समझना होगा कि भेदभाव का यही कारण है कि स्वदेशी लोग दुनिया के सबसे ज्यादा गरीबों का 15% हिस्सा बनाते हैं। अत्यधिक गरीबों का 15% हिस्सा बनाते हैं। विश्व स्तर पर वे अन्य समूहों की तुलना में भूमिहीनता, कुपोषण और आंतरिक विस्थापन की उच्च दर से पीड़ित हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम एमनेस्टी इंटरनेशनल, ने दुनिया के सभी क्षेत्रों में स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम किया है और मांग की है कि राज्य अपनी भूमि, संस्कृतियों और आजीविका की रक्षा के लिए तत्काल आवश्यक कानून को लागू करे और विकसित करे। ये मांग एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दुनिया के सभी क्षेत्रों में जो स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सतत प्रयासरत है, उसने की है। अब बात आती है, इससे पहले की पिछली परिचर्चा में भी हमने ये बात बताया था कि हम स्वदेशी लोग कौन हैं, उनको अब हम कुछ उनकी विशेषताओं के अनुसार उनको कैसे पहचानते हैं, इस बारे में हम आपसे मुखातिब हैं कि हम उनकी अंदर पाई जाने वाली कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जिनको जान के हम पहचान सकते हैं कि ये लोग स्वदेशी लोग हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वे स्वदेशी लोगों के रूप में स्वयं की पहचान करते हैं। उनके पास क्षेत्रों और आसपास के प्राकृतिक संसाधनों के लिए एक मजबूत संबंध है। उनके पास विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक प्रणालियां हैं। उनकी एक अलग भाषा, संस्कृति और मान्यताएं हैं। फिर उन्हें हाशिए पर रखा जाता है और राज्य द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जाता है। वे अपने पैतृक वातावरण और प्रणालियों को अलग अलग लोगों के रूप में बनाए रखते हैं और विकसित करते हैं। उन लोगों के साथ एक ऐतिहासिक संबंध है, हिस्टोरिकल रिलेशन है, जो उस समय किसी देश या क्षेत्र में रहते थे, जो उस समय किसी देश या क्षेत्र में रहते थे जब विभिन्न संस्कृतियों या जाति मूल के लोग आए थे। इन स्थितियों के आधार पर इनमें से प्रत्येक विशेषता कम या ज्यादा, कम या अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। स्वदेशी लोगों को पहले पहले लोग, आदिवासी लोग या मूल निवासी लोगों के रूप में भी जाना जाता था। पहले लोग, प्रथम, आदिवासी लोग या मूल निवासी लोग या वनवासी लोग आदि रूप में भी जाना और पहचाना जाता है। कुछ देशों में आदिवासी, जैसे भारत में अगर हम बात करें, जनजाति नेपाल जैसे में विशिष्ट शब्द है। स्वदेशी लोगों का उस भूमि के साथ एक विशेष संबंध है जिस पर वे पीढ़ियों से रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करते आ रहे हैं। कभी कभी हजारों वर्षों से, कई जनरेशन उनकी अगर देखी जाए तो वहाँ पे निवास करते हुए चली आ रही हैं।
उनके पास प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी रूप से प्रबंधन करने और अगली पीढ़ी के लिए भूमि के संरक्षक या संरक्षक के रूप में कार्य करने के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान है। अपनी जमीन, अपनी भूमि खोने का मतलब है उनकी पहचान का नुकसान, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए। तो हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून और स्वदेशी लोग। स्वदेशी लोगों के अधिकारों को 2007 में अपनाए गए स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा में रखा गया। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच UNPFII संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर केंद्रीय निकाय है जो स्वदेशी मुद्दों से निपटता है। आर्थिक और सामाजिक विकास, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट से संबंधित है। इस फोरम की स्थापना 2000 में हुई थी। स्वदेशी भूमि अधिकार स्वदेशी लोगों के भूमि स्वामित्व अधिकार को, जमीन का मालिकाना हक को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त है। राज्य स्वदेशी लोगों को उनकी स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के बिना और उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिए बिना स्थानांतरित नहीं कर सकते। अगर उन्हें स्थानांतरित करना है तो ये इन तमाम चीजों का ध्यान रखना होगा। उनको पूर्व और सूचित उनकी सहमति के बिना उन्हें नहीं कर सकते जब तक उन्हें पर्याप्त मुआवजा न मिल दिया जाए। मुआवजा मिलने के बाद ही उन्हें स्थानांतरित कर सकते हैं। जिस भूमि पर स्वदेशी लोग रहते हैं वो हमारे ग्रह की 80% से अधिक जैव विविधता का घर है, बायोडाइवर्सिटी का हाउस है, और तेल, गैस, लकड़ी और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, प्रॉस्पेरस है। हालांकि इन जमीनों को सरकारों और निजी कंपनियों द्वारा नियमित रूप से विनियोजित, बेचा और पट्टे पर दिया जाता है या बस लूटा और प्रदूषित किया जाता है, जबकि ये हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्स, एक बहुत बड़ा खजाना है। भेदभाव पूर्ण नीतियों या सशस्त्र संघर्ष के कारण कई स्वदेशी लोगों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया, उखाड़ दिया गया, हटा दिया गया। जब स्वदेशी भूमि अधिकार कार्यकर्ता अपनी भूमि की रक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें हिंसा और यहाँ तक कि हत्या का सामना करना पड़ता है। उनके भूमि अधिकारों और संस्कृति से संबंधित मानव अधिकारों, ह्यूमन राइट्स के हनन ने बढ़ती संख्या में स्वदेशी लोगों को कस्बों, शहरों के लिए अपनी पारंपरिक भूमि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। अपने कल्याण और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों और परंपराओं से कटे हुए कई स्वदेशी
लोगों को और भी अधिक हाशिए पर जाने, गरीबी, बीमारी और हिंसा का सामना करना पड़ता है। कभी कभी एक व्यक्ति के रूप में विलुप्त होने का भी सामना करना पड़ता है। इतनी दुश्वारी है। अब हम बात करते हैं कि स्वदेशी महिलाओं और बच्चों की स्थिति क्या है। भारत से पेरू तक स्वदेशी महिलाओं में मातृ मृत्यु दर, किशोर गर्भावस्था और यौन संचारित रोगों की दर अधिक है और हिंसा का शिकार होने की अधिक संभावना है। भेदभाव और दुर्व्यवहार के कारण गर्भवती होने पर स्वदेशी महिलाओं द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का उपयोग करने की संभावना कम होती है। इसलिए बच्चे को जन्म देते समय उनके मरने की संभावना अधिक होती है। सीधी सीधी बात है कि गर्भवती होने पर स्वदेशी महिलाओं द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का उपयोग करने की जब संभावना ही नहीं है, संभावना कम है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का जन्म देते समय भयावह स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए पनामा और रूस में गैर स्वदेशी आबादी की महिलाओं की तुलना में स्वदेशी महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु होने की संभावना लगभग 6 गुना 6 टाइम्स अधिक है। 6 गुना अधिक है। यानी स्वदेशी महिलाओं की गैर स्वदेशी महिलाओं की तुलना में मृत्यु होने की संभावना क्या है? 6 गुना अधिक है। अमेरिंडियन किशोर लड़कियों की जन्म दर सामान्य गुयाना आबादी की तुलना में 2 गुनी है, जस्ट डबल। केनिया में मासाई महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल नहीं मिलने की संभावना 2 गुनी है। और नामीबिया में सैन महिलाओं में कुशल उपस्थिति के बिना जन्म देने की संभावना 10 गुना अधिक है। बात हम उनके मानवाधिकार और ह्यूमन राइट्स की आई, उसी संदर्भ में आगे बढ़ाते हुए कि उनके मानव अधिकारों के भयावह उल्लंघन में 1990 के दशक में पेरू में राज्य अधिकारियों द्वारा 2000 से अधिक गरीब स्वदेशी और कैंपेसिनो महिलाओं की उनकी सहमति के बिना कथित तौर पर नसबंदी कर दी गई थी। 22 जनवरी 2014 को लीमा में लोक अभियोजक कार्यालय ने उनका मामला बंद कर दिया और उन्हें न्याय से वंचित कर दिया। ये सब चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए। कुछ देशों में स्वदेशी महिलाएं घरेलू हिंसा से असमान रूप से पीड़ित होती हैं, क्योंकि उन्हें व्यापक समुदाय को प्रभावित करने वाले गहरे भेदभाव के परिणाम स्वरूप निराशा और क्रोध का खामियाजा भुगतना पड़ता है। स्वदेशी बच्चे भी दुर्व्यवहार के प्रति सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं। दक्षिणी अफ्रीका में सैन और अन्य मूल निवासियों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना कठिन लगता है। दक्षिण पूर्व एशिया में राज्य की सीमाओं के पार तस्करी की जाने वाली अधिकांश महिलाएं और लड़कियां स्वदेशी समुदायों से संबंधित हैं। हमें स्वदेशी संस्कृतियों की रक्षा किस प्रकार करना चाहिए, इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए।
स्वदेशी लोगों को केवल इसलिए बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे खुद को स्वदेशी समूहों के सदस्य के रूप में पहचानते हैं। भेदभाव उनके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता है। ये उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और आवास के अधिकारों को प्रतिबिंबित करता है। दुनिया भर में स्वदेशी लोगों की जीवन प्रत्याशा गैर स्वदेशी लोगों की तुलना में 20 वर्ष तक कम है। जेल के कैदियों, अशिक्षा, बेरोजगारी के मामले में स्वदेशी लोग अक्सर सर्वोच्च स्थान पर हैं। विश्व स्तर पर वे गरीबी, भूमिहीनता, कुपोषण और आंतरिक विस्थापन की उच्च दर से पीड़ित। पर्यावरण के लिए स्वदेशी ज्ञान का महत्व बहुत ही आवश्यक है। इसके बारे में भी हमें ज्ञान रखना चाहिए। हालांकि दुनिया की आबादी का केवल 5% हैं वे। स्वदेशी लोग ग्रह की 80% जैव विविधता बायोडायवर्सिटी की रक्षा करते हैं। दुनिया के जंगलों में, दुनिया के वनों में, जमीन के ऊपर संग्रहित कार्बन का 20% से अधिक अमेजन बेसिन, मेसो अमेरिका, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और इंडोनेशिया में स्वदेशी लोगों द्वारा प्रतिबंधित भूमि में पाया जाता है, प्राकृतिक दुनिया के बारे में उनके परिष्कृत ज्ञान का मतलब ये है कि जहां स्वदेशी लोगों का भूमि पर कंट्रोल है, नियंत्रण है, वहां जंगल और जैव विविधता फलती फूलती है। उनका स्थायी भूमि उपयोग जलवायु परिवर्तन से लड़ता है और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन बनाता है। हमें स्वदेशी लोगों का समर्थन करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इस ज्ञान को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में संरक्षित करना चाहिए। इनकी कुछ जनजाति भाषाएं हैं, कुछ जैसे गारो, चकमा, नागा, गोंडी, खासिया, संथाली, मुंडा, मिजो, उरांव, मणिपुरी। ये इनकी प्रमुख जनजाति भाषाएं। भारत में आदिवासी भाषा परिवारों के आधार पर उत्पन्न होती है। आदिवासी भाषा जो है वो परिवारों के आधार पर उत्पन्न होती है, जैसे द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाई, तिब्बती बर्मन, तिब्बती चीनी, अंडमानी इत्यादि। अलग अलग भाषा परिवारों से संबंध रखने वाले आदिवासी अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हैं। उदाहरण स्वरूप दक्षिणी ओडिशा में कुछ परिवारों से भाषाएं निकलती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि भाषा परिवारों पर आधारित होती हैं, परिवारों से उत्पन्न होती हैं। उनमें केंद्रीय द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रो एशियाई, इसको हम मुंडा परिवार भी कह सकते हैं, इंडो आर्यन परिवार, तो ये कुछ हैं। अगर हम झारखंड क्षेत्र में जो भाषाएं हैं वो भी कुछ निम्नलिखित परिवारों से निकलती हैं, जैसे इंडो आर्यन परिवार, उत्तर द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रो एशियाई परिवार। इसी प्रकार हम आगे देखें, भीली और संथाली दोनों आदिवासी भाषाएं, प्रत्येक के पास
4 मिलियन से अधिक वक्ता हैं। भीली और संथाली दोनों आदिवासी भाषाएं, इनके पास 4 मिलियन से अधिक वक्ता हैं। इसी तरह गोंडी भाषा लगभग 2 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। भारत की जनजातियों को नस्ल और रेस के आधार पर वर्गीकृत किया गया, जिसमें तुर्को ईरानी, इंडो आर्यन, मंगोलायड और द्रविड़। जनजातियों की एक विशिष्ट सामाजिक संरचना, कबीला प्रणाली, भाषा और विशिष्ट क्षेत्रीय वितरण होता है, जो उन्हें एक विशिष्ट सांस्कृतिक समूह के सदस्यों के रूप में दूसरों से अलग करता है। उनका सामाजिक संगठन आमतौर पर कुल देवता, टोटेमिक कुलों पर आधारित होता है। विभिन्न जनजाति समूह प्रकृति की कुछ सजीव व कुछ निर्जीव वस्तुओं के साथ पौराणिक आत्मीयता का दावा करते हैं, जिन्हें उनका पूर्वज माना जाता है। इन टोटेमिक वस्तुओं को सैक्रेड, पवित्र माना जाता है। कबीले का मुख्य कार्य कबीले बहिर्विवाह की एक प्रणाली है के माध्यम से वैवाहिक संबंधों को विनियमित करता है। बहिर्विवाह यानी अपने समुदाय से हटके, बहिर्विवाह बाहर। अब जब विवाह की बात आई है तो हमें पहले इसकी परिभाषा का भी ज्ञान होना चाहिए कि विवाह कहते किसे हैं। ये शब्द बहुत ही परिचित है, लेकिन अगर हम इसको परिभाषा के आधार पे जाने तो ज़्यादा उचित होगा, जिसमें मानववैज्ञानिक बोगार्दस के अनुसार विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है। क्या है विवाह? स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिटिंग मेन एंड वुमेन टू फैमिली लाइफ। इसी प्रकार मैरिज की एक परिभाषा लूसी मेयर ने दी। इनका मत है कि विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। The union between a man and a woman such that children born to the woman are recognized as legitimate offspring of both parents. इसी प्रकार रिवर्स ने भी अपने शब्दों में इसकी व्याख्या की है विवाह की, कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। बाय मीन्स ऑफ विच द ह्यूमन सोसाइटी रेगुलेट्स सेक्सुअल रिलेशंस, दे कैन बी कॉल्ड मैरिज। भारतीय मानववैज्ञानिक, मानवशास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रोफेसर नदीम हसनैन, उनके अनुसार विवाह क्या है, उन्होंने कुछ इस तरह से व्याख्या की है कि रीति रिवाज, नियम तथा दायित्व जो यौन सहवास करने वाले वयस्क स्त्री और पुरुष तथा पैदा हुए बच्चों एवं वर वधू के रिश्तेदारों के बीच संबंध स्थापित करता है, उसको विवाह कहा था। The customs, rules and obligations that establish a special relationship between a sexually cohabiting adult male and female and any children produced and between the kins of the bride and bridegroom. इसके आगे हमें
वर वधू धन के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि वधू धन क्या है, ब्राइड वेल्थ क्या है। तो वधू धन एक प्रथा है जिसके द्वारा वर यानी दूल्हे के लोग शादी से पहले वधू यानी दुल्हन के परिवार को कुछ संपत्ति देती है। भुगतान कुछ शर्तों के अधीन है, जिसे पूरा नहीं करने पर भुगतान वापस करना होगा। शर्तों का पालन करना मस्ट है, जरूरी है। यौन इच्छाओं की पूर्ति विवाह को जन्म देती है। विवाह परिवार एवं नातेदारी की आधारशिला है। जो हमारा ये सोशल सिस्टम है, तो उसमें परिवार और नातेदारी की आधारशिला माना गया है मैरिज को, विवाह को। फुलफिलिंग सेक्सुअल डिजायर्स गिव बर्थ टू मैरिज। मैरिज इज द कॉर्नस्टोन, आधारशिला ऑफ फैमिली एंड किनशिप। अब हम जल्दी जल्दी टाइप्स ऑफ मैरिज जो कि आदिवासी और स्वदेशी लोगों में अपनाए जाते हैं उसमें कैसे हैं। तो देखिए, मोनोगैमी नाम से ही स्पष्ट, एक विवाह, मोनो मीन्स एक विवाह। ये आपको आसाम की खासी, बिहार की संथाल और केरल की कादर जनजाति में देखने को मिलेगा, मोनोगैमी, एक विवाह। नेक्स्ट है पॉलीगैमी, बहुविवाह। बहुविवाह में इसके दो उपभाग हैं, एक बहुपति विवाह, एक बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह यानी पॉलीजीनी, एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नियों से शादी करे तो बहुपत्नी विवाह। इसका उदाहरण आपको अगर देखना है तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, ओशनिया, एड्रिस्टन द्वीप, अरब देशों में एवं अफ्रीका महादेश में प्रायः हिंदू व मुस्लिम समुदायों में भी ये प्रथा आपको देखने को मिल जाएगी, बहुपत्नी विवाह की। फिर इसी का दूसरा भाग जो पॉलीएंड्री, जिसको हम कहते हैं बहुपति विवाह। एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से जब विवाह करती है तो उसे बहुपति विवाह कहते हैं। इसको अगर देखना है तो आपको अलास्कान, अरबों, कनारी द्वीप समूहों, अमेरिका की शोशोनिन और लंका की सिंघली जनजाति में, भारत में देहरादून में अगर आपको देखना है तो जौनसार बावर, परगना तथा शिमला की पहाड़ियों एवं चेन्नई के तियान और इराव आदि लोगों में ये प्रथा प्रचलित है, बहुपति प्रथा की। अब जो हमारा दूसरा हिस्सा है कि भारत की प्रजातियों का जो वर्गीकरण है, ये अब तक जो था ये स्वदेशी लोग के संबंधित था। अब इनका प्रजातियों का जो वर्गीकरण है, तो भारत की प्रजातियों के वैज्ञानिक विवेचन में हर्बर्ट रिजले अग्रणी है। लिखित प्रमाणों के अभाव में यद्यपि विभिन्न प्रजातियों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और उनकी उत्पत्ति, ओरिजिन को स्पष्ट करना बहुत मुश्किल था, अत्यधिक कठिन था, लेकिन श्री हर्बर्ट रिजले ने मानवमिति पद्धति यानी एंथ्रोपोमेट्री के आधार पर अध्ययन करके भारत की समस्त प्रजातियों को 7 प्रमुख भागों में विभाजित किया। इन 7 प्रजातियों में आपने प्रथम 3 प्रजातियों को मौलिक, जबकि शेष को विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण के रूप में स्वीकार किया। इन प्रजातियों की शारीरिक विशेषताओं और उनके क्षेत्रीय वितरण को कुछ इस तरह से स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 7 भागों में विभक्ति किया। पहला क्या था? द्रविडियन। द्रविड़ प्रजाति में के जो शारीरिक लक्षण भूमध्य सागरीय प्रजाति के ही समान है। हर्बर्ट रिजले ने इस प्रजाति को भारत की मूल अथवा सबसे प्राचीन प्रजाति के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रजाति के लोग
गंगा के निचले हिस्से से लेकर तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। इनका प्रमुख तमिलनाडु, हैदराबाद, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों और छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में पाया जाता है। दक्षिणी भारत के पनियन लोग और छोटा नागपुर की संथाल जनजाति इस वर्ग के सबसे स्पष्ट प्रतिनिधि हैं। इस प्रजाति के व्यक्तियों का कद छोटा, रंग काला, बाल सामान्य से अधिक और लहरदार, लंबा सिर, कुछ चौड़ी और भारी नाक तथा गहरी काली आंखें इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं द्रविडियन की। इसके आगे इंडो आर्यन, ये व्यक्ति कॉकेसाइड प्रजाति की विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। इन्हें अल्पाइन प्रजाति की ओमिनाइट शाखा के अधिक निकट माना जा सकता है। भारत में इस जाति के लोग पंजाब, राजस्थान, कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं। इनकी शारीरिक विशेषताओं में लंबा कद, गोरे से गेहुए तक रंग, लंबा सिर, नाक पतली और लंबी, काली आंखें और शरीर पर घने बाल अधिक महत्वपूर्ण है। इसके आगे नंबर 3 जो मंगोलायड है, भारत की कुल जनसंख्या में इस प्रजाति के व्यक्तियों का प्रतिशत कम होने पर यह काफी लंबे क्षेत्र में फैले हैं। उत्तर भारत में हिमालय की तलहटी और पर्वतीय प्रदेशों अर्थात हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम के उत्तरी सीमांत प्रांत में इस प्रजाति के लोगों का केंद्रीकरण है। इस प्रजाति के व्यक्तियों का सिर चौड़ा, कद औसत, रंग पीलापन लिए हुए, चेहरा गोल, शरीर पर बालों की मात्रा कम, आंखें भारी और आधी खुली आधी बंद, नाक कुछ छोटी और चपटी लेकिन सुंदर मुलायम बाल आदि इनकी प्रमुख विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं हैं। भारतीय ग्रंथों में इस प्रजाति को कहीं कहीं पर किरात के नाम से संबोधित किया गया है। नंबर 4 आर्यो ड्रेविडियन, ये प्रजाति आर्य और द्रविड़ प्रजाति के मिश्रण का परिणाम। इस प्रजाति के व्यक्ति पंजाब के दक्षिण पूर्वी भागों, उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, बिहार, दक्षिण पश्चिमी असम और उत्तरी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। एक मिश्रित प्रजाति होने के कारण इसकी शारीरिक विशेषताएं इंडो आर्यन और द्रविड़ प्रजाति से मिलकर बनी हुई है। इस प्रकार मध्यम कद, गेहुए से लेकर सांवले रंग तक, लंबा सिर, नाक मध्यम से लेकर लंबी और आंख का काला रंग इस प्रजाति की प्रमुख शारीरिक विशेषताएं की श्रेणी में आती हैं। इसके बाद नंबर 5 है मंगोलो ड्रेविडियन। हर्बर्ट रिजले का विचार कुछ इस तरह था कि इस प्रजाति की उत्पत्ति मंगोल प्रजाति का ऐसे द्रविड़ों से मिश्रण होने से हुई है जिनके रक्त में कुछ अंश इंडो आर्यन प्रजाति का था। इस प्रकार मंगोली ड्रेविडियन प्रजाति में प्रमुख रूप से मंगोल और द्रविड़ तथा कुछ अंश में इंडो आर्यन प्रजाति की शारीरिक विशेषताओं का मिश्रण। इनका रंग काला, सिर चौड़ा, पीछे से कुछ चपटा, नाक मध्यम और कभी कभी कुछ चपटी, मध्यम कद, चेहरे पर घने बाल, कुछ प्रमुख शारीरिक विशेषताओं इनकी इस तरह से होती है। इस शाखा के यानी मंगोलो ड्रेविडियन के स्पष्ट प्रतिनिधि आपको पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में सबसे अधिक संख्या में देखने को मिलेंगे। नंबर 6 सीथो ड्रेविडियन, ये प्रजाति मध्य एशिया से भारत में आने वाली सीथियन प्रजाति तथा भारत की मूल द्रविड़ प्रजाति की मिश्रित शाखा है। इस प्रजाति के लोग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कुर्ग की पहाड़ियों में फैले हुए हैं। महाराष्ट्री ब्राह्मण इस प्रजाति
के विशेष प्रतिनिधि माने जाते हैं। सीथियन प्रजाति में मंगोल तत्वों की अधिकता कारण सीथो ड्रेविडियन वर्ग भी दो भागों में विभक्त है, दो भागों में बटा हुआ है। उच्च समूहों में सीथियन विशेषताओं की अधिकता है, जबकि निचले समूहों में द्रविड़ प्रजाति की अधिकता है। सामान्य रूप से गोरा रंग, चौड़ा सिर, मध्यम कद, सुंदर और छोटी नाक और शरीर पर कम बाल इस प्रजाति की प्रमुख शारीरिक विशेषताएं। इसके बाद रिजले का जो आखिरी था तुर्को ईरानियन। रिजले ने भारत के प्रजाति तत्वों का विवेचन अविभाजित भारत के समय में दिया था। इस कारण आपने उस शाखा का भी उल्लेख किया जो बिलोचिस्तान के बिल्लोच और ब्राह्वी लोगों की विशेषताओं को स्पष्ट करती थी। वर्तमान भारत में इस प्रजाति के अब कोई लक्षण उपलब्ध नहीं है, देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इस शाखा को हर अपनी अध्ययन वस्तु में सम्मिलित नहीं करते। हर्बर्ट रिजले के अलावा बी.एस. गुहा, बिरजा शंकर गुहा के द्वारा दिया गया वर्गीकरण वर्तमान में प्रमुख और सर्वमान्य माना जाता है। डॉक्टर बी.एस. गुहा, बिरजा शंकर गुहा ने प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों तथा वैज्ञानिक तथ्यों के गहन अध्ययन के आधार पर अधिक शुद्ध एवं तार्किक ढंग से भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण सन 1944 में जनसंख्या में प्रजाति तत्व लेख में प्रकाशित किया। सन 1944 में भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक रहते हुए बी.एस. गुहा ने भारतीय प्रजातियों को 6 वर्गों में विभक्त की, जिसमें पहला निग्रिटो। इस प्रजाति के लोग भारत में बिखरे हुए रूप में मिलते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत के अंगामी नागा, झारखंड राज्य की बागडिश जनजाति में निग्रिटो प्रजाति के शारीरिक लक्षण प्रमुख रूप से मिलते हैं। इस प्रजाति के लोग नाटे कद, छोटा कद के होते हैं। इनका सिर छोटा लेकिन ललाट उभरा हुआ होता है। सिर की बनावट गोल, चेहरा छोटा, नाक चपटी और चौड़ी होती है। इनके होंठ मोटे और मुड़े हुए, सिर के बाल ऊन जैसे ऊली होते हैं। ये लोग काले रंग के होते हैं। दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। वर्तमान में इस प्रजाति के लोग मध्य भारत व दक्षिणी भारत के पहाड़ी वन क्षेत्रों में निवासित मिलते हैं। मलयालम, मुंडा, संभाल, कोल, भील जनजाति को इस प्रजाति का वंशज माना जाता है। गुहा का मानना था कि ये भारत की मूल प्रजाति है। इस प्रजाति के लोगों का कद नाटा, त्वचा का रंग गहरा भूरा, बाल घुंघराले, होंठ मुड़े हुए। और तीसरा इन्होंने मंगोलाइड। ये प्रजाति चीन और मंगोलिया से आकर भारत के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में बस गई। वर्तमान में इस प्रजाति के लोग प्रमुख रूप से लद्दाख, लाहौल, स्पीति क्षेत्रों के अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में निवासित मिलते हैं। इस प्रजाति के लोगों का मुंह चपटा, उभरी हुई गाल की हड्डियां तथा बादाम के आकार की आंखें होती हैं। इस प्रजाति समूह के 2 उपविभाग पूर्वी मंगोलायड और तिब्बती मंगोलायड है। चौथा है भूमध्य सागरी। विद्वानों का मानना यह है कि यह प्रजाति भारत में पूर्वी भूमध्य सागरी क्षेत्र या दक्षिणी पश्चिमी एशियाई क्षेत्र से आई है। भारत में ये प्रजाति वर्तमान में मलयालम, तमिल, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्रों में मिलती है। फिर एक चौड़े सिर वाली ब्रैकीसिफेलिक पश्चिमी प्रजाति। भारत में इस प्रजाति के निम्नलिखित 3 समूह मिलते हैं। प्रथम समूह एल्पिनाइड, जो वर्तमान में प्रमुख रूप से गुजरात राज्य में मिलती है। दूसरा समूह डिनोरिक, जो वर्तमान में पश्चिमी बंगाल, काठियावाड़, कन्नड़ तथा तमिल क्षेत्रों में मिलती है। और तीसरा समूह आर्मीनॉइड, जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में पारसी लोगों के रूप में मिलती है। और इनका रिजले का जो अंतिम था नॉर्डिक, ये भारत में सबसे बाद में आने वाली प्रजाति है, जो ईसा की 2री शताब्दी में देश के उत्तरी भागों में आकर बस गई है। तो इस तरह से ये रिजले ने और बी.एस. गुहा ने
प्रजातियों का वर्गीकरण किया और ये विशेषताएँ, शारीरिक बनावट इत्यादि विशेषताएँ उन्होंने बताई, जिसके आधार पे हम पहचान सकते हैं कौन और किस क्षेत्र के लोग किस अ, उससे संबंधित हैं। तो आज की परिचर्चा हमारी, जो हमारा विषय था, उस पे हमने पूरी प्रयास किया कि समय अंतर्गत हम अपनी बात आपके सामने रख सकें और हमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली कि हमने सारी बातें जो हम सोच के आए थे वो आप तक हमने शेयर की। धन्यवाद बहुत-बहुत।